अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है निमरा अहमद की नावल की अगली किस्त। बस नसीमा के साथ कुएं तक गई थी। वो पलकें झपकाने लगी। बदर के सामने उसकी पलकें खुद ब खुद झुक जाती थीं। इतनी देर कर दी कुएं पर? बदर तुम्हारा पूछ रहा था। जहरा का चेहरा खिल उठा। उसने बेख्तियार निगाहें उठाकर बदर को देखा। वो इसी मगरूर बेनियाज अंदाज में चाय के घूंट भर रहा था। गीले स्याह बाल माथे पर बिखरे थे और आस्तीनें कोहनियों पे चढ़ा रखी थी। शायद वो अभी नहा कर आया था। पता नहीं उसका पूछता भी था या चाची ऐसे ही दिल रखने को कह देती थी। बस चाची, वो ठाकुर शेखर की बीवी रास्ते में मिल गई थी। वो पुराने कब्रिस्तान ले गई थी तो वहीं गई थी। बदर ने चौंक कर देखा। तुम पुराने कब्रिस्तान क्यों गई थी? मैंने कहा था, ठाकुर की बीवी ले गई थी। वो नजरें झुकाए बदर के तनुमंद हाथों को देख रही थी। ठाकुर शेखर की बीवी? बदर एकदम चौंका। वो जो इंग्लिस्तान से आई है। हाँ, ज़ारा ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो इतना वजी और खूबरू था कि वो उसे ज़्यादा देर नहीं देख सकी। वो वापस नहीं गई अभी तक। नहीं, अभी तक तो इधर ही है, मगर खुश नहीं लगती। जाहिर है उसका शौहर मरा है। वो बज़ाहिर लापरवाही से चाय के घूंट भरने लगा। तुमने उस अंग्रेज़ लड़की को देखा है बदर? लड़की? बदर को बस इस एक लफ्ज़ पर हैरत हुई थी। ठाकुर शेखर की ठकुराइन लड़की है? हाँ। ज़हरा हंस दी। और वो इतनी हसीन है कि तुम देखो तो देखते रह जाओ। मैं क्यों देखता रह जाऊँ? वो नागवारी से शाने छटक कर बोला। नहीं बदर, उसका वाकई शेखर के साथ कोई जोड़ नहीं था। शेखर तो 40 साल के करीब, सांवला सा मामूली कद का, और महारानी तो लोग कहते हैं बरतानिया की शहजादी है। होगी। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। मगर वो खुश नहीं लगती। वो कहती है कि ठाकुर ने उसे कैद कर रखा है और उसे वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। तो किसने कहा था उसे राजपूतों में शादी करे? क्या बरतानिया में लड़के ख़त्म हो गए थे? अब खुद भुगते। बदर ने उखड़े उखड़े अंदाज में खाली प्याली रख दी थी। उसके मगरूर चेहरे पर तनाव सा आ गया था। हाँ, पता नहीं उसने शेखर से शादी क्यों की थी। और ये पुराने कब्रिस्तान का क्या किस्सा है? तुम क्यों गई थी उधर? वो माथे पे बल डालकर पूछ रहा था। ये हक जताना, रोब जमाना ज़हरा को हमेशा अच्छा लगता था। माया देवी ले गई थी। कहती थी ये कोई इंसान है जो भूत का ढोंग रचा रहा है। हम सब ऐसे ही डर रहे हैं। वो कब्रिस्तान देखना चाहती थी, बस इसी के साथ चली गई थी। ज़्यादा मेल जोल मत रखना, राजपूत लोग हैं, अच्छे नहीं हैं। वो खफकी से कहता उठ खड़ा हुआ। ज़हरा ने सर उठाकर उसे देखा। वो उससे खासा ऊंचा, लंबा चौड़ा, वजीह मर्द, जिसके साथ वो खुद को हमेशा महफूज में तस्वर करती थी। मगर जाने वो वाकई उसका पूछता था या चाची खुद ही? वो सोचते हुए से लंबे डग भर कर दूर जाते देखती रही। रूपवती बहुत खामोशी से बर्तन धो रही थी। उसका जहन कहीं दूर उलझा हुआ था। रूपा देवी किधर गुम हो? रतन बुआ रसोई में आई तो उसे यूं गुमसुम पानी में हाथ डाले देखकर पूछने लगी। रूपा चौंकी, फिर बेदली से सर नफे में हिलाया। कुछ नहीं रतन बुआ। किसी ने कुछ कहा है? रतन बुआ उसके करीब आई और बगौर उसको देखने लगी। बस बुआ, मुझे माया देवी की हालत पर तरस आता है। क्या हुआ है माया देवी को? रतन बुआ आखिरी उम्र में अपनी मुतजस्सिस फितरत के हाथों मजबूर थी। मारे तजस्सुस के वहीं बैठ गई, क्योंकि रूपा का अंदाज उसे कुछ और ही बता रहा था। बड़े ठाकुर की नज़रें शेखर की जायदाद पर हैं और माया देवी को हवेली में महसूर करके रखना चाहते हैं। रतन बुआ हक्का बक्का रह गई। तुम्हें किसने कहा? खुद माया देवी कहती हैं। शायद ठाकुर उसकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, इसलिए माया देवी को वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। हाय भगवान, ऐसे न बोल। ठाकुर जैसे भी हैं ठकुराइन को इज्जत देते हैं। आखिर वो शेखर की दुल्हन थी। तुझे भी पता है कि ठाकुर कैसे हैं, मुझे भी पता है। अब तो देखना बुआ, ये माया देवी को किसी बहाने से हवेली में महसूर करने की कोशिश करेंगे। रूपवती दिल का बोझ हल्का करके मुतमईन से बर्तन धोने लगी, जबकि रतन बुआ को तो हौल उठ रहे थे। इंकशाफ छोटा न था। गांव वाले तो बस इतना जानते थे कि ठाकुरों के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मगर अब ये नया इंकशाफ खासा खतरनाक था। अगर ठाकुर अपनी हवेली में माया देवी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे तो ये उनकी बरसों की साख को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। रतन बुआ, अब आप
जल्दी जल्दी ये बोझ अपना हल्का करना चाहती थी। सो उसने फ़ौरन घर जाकर अपनी बेटी को बता दिया, जिससे 4 मज़ीद लोगों को, और यूं शाम शाम तक आधी बेली राजपूता को खबर मिल चुकी थी कि राजपूत अपनी अंग्रेज़ बहू की जान के दर पे हैं और उसकी जायदाद भी हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। माया ने बाल संवारते हुए कहा, आ जाओ। वो सिंगार में इसके सामने बैठी ढीली सी चोटी गूंद रही थी। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खोला। रूपवती ने चौखट पर खड़े खड़े अंदर झांका। महारानी जी, बड़े ठाकुर साहब शाम की चाय पर आपका इंतज़ार कर रहे थे। चोटी गूंदते उसने मसरूफ़ अंदाज में महज सर को डिम्बिश देने पर इत्तफा किया। रूपवती सर झुकाए दरवाज़ा बंद करके पलट गई। लंबी सुनहरी चोटी उसकी गर्दन के गिर्द उसने उसको आगे डाला। सफ़ेद साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती वो आईने पर खुद पर एक नज़र डालती बाहर निकल आई। अपनी अज़ली नज़ाकत से सीने उतरती वो नीचे आई तो कमरा खाली था। यकीनन ठाकुर रघुनाथ बाहर बरामदे में उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सीढ़ियों से उतरकर आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। सीढ़ियों की इस एक तरफ एक बड़ा सा पियानो रखा था। माया किसी मामूल की तरह चलती पियानो तक आई। उसका केस लकड़ी का था। ऊपर दीवार पे हमरंग लकड़ी का बना हुआ बेस भी आईना नस्ब था। उसने हाथ से पियानो की कीज को हल्का सा छुआ, फिर एक ही रो में उंगली तमाम कीज से गुजारी। खामोश फिजा में अनोखा सा राग गूंज उठा। माया ने चौंक कर सर उठाया। सामने आईने में उसका अक्स नुमाया था। बालों में पिरोई मोतियों की लड़ी की ऐन वस्त में एक बदसूरत गिरा। उसकी उंगली खुद ब खुद इस गिरा पर जा ठहरी। सामने लगा आईना एकदम जैसे स्क्रीन बन गया। माजी की याद की तरह उस पर चलने लगी थी फिल्म। उसे इस स्क्रीन पर एक मंजर दिखाई दे रहा था। ऊंची नीची सी चढ़ाई, सरसब्ज पहाड़ी और हाथों में हाथ डाले ऊपर चढ़ते 2 नफूस, और पीछे सूरज डूब रहा था। शाम हो रही है, वापस चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े इस सरसब्ज पहाड़ी पर चढ़ते ऊपर जा रहे थे जब शिखर ने रुककर कलाई पर बंदी घड़ी देखी। मैं सूरज डूबने का मंजर देखना चाहती हूँ। आज हमारी दिलवजी में आखिरी रात है। ये हमारे हनीमून के आखिरी गरूब आफ्ताब है। उसने हल्के पिंक कलर का स्वेटर पहन रखा था। शहद रंग बालों को शानों पर बिखेरे थे। तुम्हें दिलवजी इतना पसंद आ गया है? नहीं, मुझे तुम पसंद आए। और दोनों हंस पड़े। हम अगली दफ़ा, वो कहते कहते एकदम रुक गई। उसे लगा जैसे उसने किसी की कराह सुनी है। शेखर हंसते हुए कुछ कदम मजीद आगे बढ़ा। उसे साथ ना पाकर पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं कुछ कंफ्यूज सी खड़ी थी। और डार्लिंग, रुक क्यों गई? ऐसे ही। संभल कर मुस्कुराती 2 कदम आगे बढ़ी। फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों हंसते हुए बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान माया देवी ने दूसरे हाथ से स्वेटर की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर गैर महसूस अंदाज में ज़मीन पर गिरा दिया। सड़क अबूर करके वो दोनों अपने बंगले के गेट पर आ गए। वहाँ कतार में चंद बंगले थे जो दिल्ली, अमृतसर और बम्बई की उमरा की मलकियत थे, जहाँ वो हर साल छुट्टियाँ गुजारने आते थे। चौकीदार ने गेट खोला। शेखर अंदर दाखिल हुआ। माया ने उससे पीछे कुछ कदम अपनी जेब में हाथ डाला और रुक गई। मेरी अलमारी की चाबियाँ शेखर। उसने पॉकेट उलट दी। वो खाली थी। किधर गई? वो भी रुक गया। ओहो, जिस पत्थर पे हम बैठे थे वहीं मैंने निकाली थी। इधर ही गिर गई होंगी। मैं भी लेकर आती हूँ। वो जाने को पलटी। उसने रोका। मैं चलता हूँ, अकेली ना जाओ। ओहो डार्लिंग, 2 ही मिनट लगेंगे। तुम अंदर जाके फ्रेश हो लो, मैं बस अभी आई। वो जाते जाते मुड़ी। और अगर देर हो जाए तो परेशान ना होना। देर हो जाएगी क्या? पता नहीं। बताया ना, दरवाजे का सूरज डूबता देखना चाहती हूँ। मुस्कुराकर उसका शाना थपक कर वो आगे सड़क पर चली गई। शेखर कश्मकश में कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अंदर हो लिया। माया तेज कदमों से अपनी जगह वापस आई जहाँ उसे चाबियाँ गिराई थी। झुक कर गुच्छा उठाया, जेब में डालती नीचे उतर गई। शाम की रोशनी अभी बाकी थी। सूरज की किरणें अभी तक दरख्तों से लिपटी थीं। वो बगैर दिक्कत के दूर तक देख सकती थी। अब वो सड़क से उतरकर पहाड़ी की ढलान उतरने लगी थी। उसी जगह के आसपास उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी थी। वो एहतियात से सही सही पत्थरों पर कदम रखती इधर उधर देखती उतर रही थी। और वो जो भी था उसे उधर ही आसपास होना चाहिए था। और फिर वो उसे नज़र आ ही गया। चंद दरख्तों के बीच आकर वो एक निढाल सा वजूद। माया आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों का सहारा लिए खुश पत्तों पर कदम रखती उस तक आई। वो एक दरख्त के तने से
टेक लगाकर निढाल सा कराह रहा था। वो उसके सामने दरख्त की ओट में सर टिकाए उसे देखने लगी। पहली नज़र में उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। वो 27-28 बरस का खुशशक्ल मर्द था। चेहरे पर हल्की हल्की शेप बढ़ी हुई थी। उसका रंग जर्द पड़ रहा था और मुसलसल दर्द से कर्रा रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? वो दरख्त की ओट से निकलकर उसके सामने आ गई। जख्मी ने शायद सुना नहीं। वो आंखें तकलीफ की शिद्दत से बंद किए करा रहा था। वो उसके करीब आई, उसने शाना हिलाया। उसने आंखें खोली और सर उठाकर ऊपर देखा। सुनसान दरख्तों के दरमियान एक दराज कद सुनहरी चोटी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। मिस्टर, क्या हुआ है? क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो? वो चेहरे पर नागवारी लिए पूछ रही थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर शायद उसमें बात करने का दम ही नहीं था। उसने एक नज़र हल्के से माया ने को देखा और दूसरी नज़र उसने ऊपर दरख्त की लटकती शाख पर डाली। माया ने उसकी नज़रों का ताक्कुब में सर उठाया। शाख पर एक स्याह रंग का सांप फन फैलाए बैठा था। ओह, वो सारा सा मामला समझ में आ गया। वो बड़े आराम से झुकी, एक वजनी पत्थर उठाया और फिर शाख को पकड़कर झटका दिया। सांप नीचे आन गिरा और दूसरे लम्हे इंतहाई इत्मीनान से वजनी पत्थर से उसका सर कुचल रही थी। अब बताओ, किधर काटा इसने तुम्हें? वो घुटनों के बल उसके करीब बैठ गई। जख्मी का हाथ उसकी पिंडली से हटाया। वहाँ टखने के करीब सांप के कांटे का निशान बिल्कुल वाज़ेह और जख्म ताज़ा था। पहली बात तो ये कि तमाम सांप जहरीले नहीं होते, सो डरो मत। उसने रुमाल निकालकर जख्म से कुछ ऊपर कस के बांध दिया और फिर जख्म पर अपना चेहरा झुकाया। क्या कर रही हो? जख्मी घबराकर पीछे होने लगा। चुप रहो। वो नागवारी से झटक कर दोबारा जख्म पर झुकी और कदीम वेदों के अंदाज में चूस कर जहर निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जख्म को साफ कर दिया। मैं किसी को भेजकर तुम्हें अस्पताल पहुंचा देती हूँ, मगर तुम्हें सोना नहीं है। सो गए तो मर जाओगे। वैसे किसने कहा था इस समय डलहौजी के जंगलों में भटकते फिरो? इसने जख्म का आखिरी जायज़ा लेते हुए कहा। जख्मी कुछ कर्ब से मुस्कुराया। आप भी तो इसी समय भटक रही थी, मगर मुझे सांप नहीं काटते। अच्छा, वो क्यों? वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। ये जिस नस्ल का सांप है उसके बारे में जानते हो? उसने सर कुचले हुए सांप की तरफ इशारा किया। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। निगाहें मुसलसल माया देवी के चेहरे पर थीं। ये डलहौजी और शिमला में पाए जाने वाले ख़ास नस्ल के सांप हैं। असल नाम तो मुझे याद नहीं, मगर इसके बारे में एक सदियों पुराने लेजेंड मशहूर है। ये महारानी और महाराजों को सांप ये वाले नहीं डसते, उनका एहतराम करते हैं। मैं बेली राजपूता की महारानी हूँ, ये मुझे डस नहीं सकता था। वो फ़ख्र से मुस्कुराते हुए हाथ झाड़ते हुए उठने लगी। चलती हूँ। नहीं, रुको। उसने हाथ बढ़ाकर माया देवी को रोकना चाहा, मगर वो खड़ी हो रही। उसके हाथ में मोतियों की लड़ी आ गई। माया उठते उठते फिर बैठ गई। मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जाना है। उसने नरमी से समझाना चाहा। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। लड़ी अभी तक उसके हाथों में थी। वो नीम गनूदगी की कैफियत में डूब रहा था। मगर मुझे रोककर तुम मेरी जान खतरे में डाल रहे हो। मुस्कुराते हुए जैसे उसकी हालत से महसूस हो रही थी। जख्मी ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मजबूरी है। माया ने उसका हाथ लड़ी से हटाया। फिर जहाँ उस शख्स ने हाथ रखा था वहाँ से उसने खींचकर एक झटके से लड़ी तोड़ दी। चमकते दमकते मोती नीचे गिरने लगे। जब चंद मोती गिर गए तो उसने फिर लड़ी को गिरा लगा दी। वो नीम गनूदगी और नकाहत में उसे देखता रहा। जिन पर तुमने हाथ रखा था वो तुम्हारे हुए। ये शाही ख़ानदान का दस्तूर होता है। मट्टी में गिरे हुए सारे मोती उसने उठाकर उसकी जेब में भर दिए। रेत मट्टी में लथड़े मोती। मुझे जंगलों में भटक कर लोगों की जान बचाने का कतन कोई शौक़ नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मुझे डलहौजी का डूबता सूरज देखना था, जिसके लिए कुदरत ने ये बहाना बना दिया। हाँ, ऊपर जाकर मैं किसी को नीचे भेज दूंगी अगर याद रहा तो, उसने बेनियाजी से कहा और मुड़कर ऊपर वापस जाने लगी। सुनो, उसने उसे पीछे से पुकारा। माया जैसे बातन खास्ता रुकी। तुम कौन हो? गनूदगी में डूबने से पहले वो बामुश्किल बोल पा रहा था। दरख्ती लकड़ी पर हाथ रखे माया ने उदास मुस्कुराहट से उसे देखा। मैं बेली राजपूता की मलका हूँ और कुछ नहीं। उसने सुनहरी आंखों में डूबते सूरज के अक्स को जज्ब किया। वो अभी तक वैसे ही नीम आंखों से उसे देख रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने गनूदगी में जाने से कबल बस आखिरी दफ़ा लब खोले।
बदर गाज़ान और फिर आंखें बंद कर लीं। माया लापरवाही से शाने उचकाए अपने जोगर की मदद से वापस ऊपर चढ़ने लगी। बेध्यानी में फिर से उसकी उंगलियों ने पियानो की कीज को छुआ। खामोश फिजा फिर से राग से गूंज उठी। वो जैसे चौंक कर हाल में वापस आ गई। कदावर आईने में उसका अक्स अब भी वहीं था, जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए अमर कर दी गई हो। उसने सर झटका, साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और उसी पुरतमकनत अंदाज में गर्दन ऊंची उठाए बाहर चली गई। बरामदे की सीढ़ियों में मेज के गिर्द कुर्सियां बिछी थीं। वहां ठाकुर रघुनाथ और उसका बेटा बैठे हुए थे। माया को आते देखकर दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। आइए माया देवी। वो उसी स्मार्ट चेहरे के साथ टांग पे टांग चढ़ाए कुर्सी पर बैठ गई। चाय लीजिए। गोपाल ने एक प्याली उसके सामने रख दी। ये वो वाहिद औरत थी जिसके लिए गोपाल ये सब कुछ कर सकता था। शुक्रिया। माया ने चाय की प्याली उठाई। माया देवी, आपने जायदाद बिकवाने की बात की थी। ठाकुर रघुनाथ ने गले को खंकार कर गुफ्तगू का आगाज किया। उनका कप उनके सामने अनछुआ रखा था। मैंने 1-2 फरीकों से बात की है, इसमें कुछ अर्सा लग जाएगा। वह हैरान से उन्हें देखती रही। गर्म चाय की घूंट हलक से उतारती। नहर वाली ज़मीन खरीदने में 2 फरीक दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं भी उनसे मामला तय कर रहा हूँ। कागजात वगैरह भी तैयार हो रहे हैं। पटवारी से मैंने बात कर ली है। उसने कप खाली करके मेज़ पर रख दिया। अब वो बहुत तवज्जो से उन्हें देख रही थी। कुछ अदालती कार्रवाई मज़ीद होगी, जिसके लिए आपको वापस बरतानिया जाने के लिए कुछ वक्त लग जाएगा, मगर मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा ताख़ीर ना हो। जैसे आप चाहती हैं वैसे ही हो। बाकी जब तक आपकी मर्ज़ी, आप हवेली में रहें, गांव में घूमें फिरें। ज़मीन के मामलात मैं खुद देख लूँगा। आपको महज दस्तखत करने होंगे। क्या ख्याल है आपका? ये बेली राजपूता के भूत का क्या किस्सा है? सवाल उन दोनों के लिए तवक्को के बिल्कुल ही बरक्स था। ठाकुर रघुनाथ ने हैरत से देखा। बेली राजपूतना का भूत? वो क्या पूछ रही थे और वो क्या पूछ रही थी? जी, बेली राजपूतना का भूत, वो जो रोज़ रात को मुसलमानों के कब्रिस्तान में घूमता फिरता है। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान पर साया है जी। गोपाल ठाकुर साहब से पहले ही बोल उठा। कोई भटकती हुई आत्मा है। काफ़ी अरसे रात को गांव में भटकती फिरती है। अब तो गांव वालों ने सिर्फ जाना भी छोड़ दिया है। मगर मैंने सुना है बदर गाज़न कहता है कि वो कोई क्रिमिनल है जो अपने किसी जुर्म का सबूत मिटाना चाहता है। बदर गाज़न तो खुद भी कोई मोटी गाली उसके लबों पर आते आते रुक गई। शायद उसे माया देवी की वहाँ मौजूदगी का एहसास हो गया। वो साया है जी, आप मुस्लिमों की बातों पे मत जाओ। ये तो सामने की बात है कि वो साया है। इंटरेस्टिंग। माया गर्दन मोड़कर बागीचे को देखने लगी। बाहर का मौसम आ ही गया है। आपकी बेली राजपूता में फूल बहुत प्यारे लगते हैं। वो दिलचस्पी से फूलों को सराहती कह रही थी। जायदाद के मामला तो उसकी मामूली तवज्जो के भी हामिल नहीं थे। ठाकुर रघुनाथ गहरी सांस भरकर पीछे को हो गए। कभी कभी माया फर्नांडस इन्हें इसी तरह बहुत बेइज्जत कर दिया करती थी।